प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। मैं आपका अपना नीलेश सर। आज अपन क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस चैप्टर को बेसिकली हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले इसको वर्क पढ़ेंगे, फिर एनर्जी पढ़ेंगे, फिर इसका पावर पढ़ेंगे। एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, चैप्टर ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, इंपॉर्टेंट सर क्यों है? इसका इंपॉर्टेंट का कारण ये है ना कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, वो पूरी फिजिक्स में काम करेगा। पूरी फिजिक्स में आप जहाँ जाएंगे 12th की फिजिक्स में काम करेगा। अब आने वाले पूरी फिजिक्स में आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बहुत ज़रूरत होने वाली है। ठीक है, तो जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे तो पहले तो हम वर्क ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। तो वर्क क्या होता है? देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि काम क्या होता है, व्हाट इज वर्क, तो वर्क के 2 फैक्टर सामने आते हैं। एक होता है काम और एक होता है काम हो जाना। मतलब एक है वर्क एंड दूसरा है वर्क डन। तो वर्क एंड वर्क डन। जैसे अब इस माउस को मैंने उठाया, यहां से उठाया, यहां रख दिया, तो ये मैंने वर्क डन कर दिया। मतलब क्या क्या लगा इसमें? फोर्स लगा और ये कुछ डिस्प्लेस हुआ। उसी तरह अगर हम दीवार को धक्का देते जा रहे हैं, धक्का देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, लेकिन ये तो डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? जीरो वर्क, कोई वर्क नहीं हुआ। वर्क में जब तक डिस्प्लेसमेंट ना हो तब तक वो वर्क डन नहीं होता है। जैसे आइए ध्यान से समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m है। ठीक, इस ब्लॉक को हमने क्या किया, जैसे आपने बचपन में देखा होगा, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कोई टूटी उटी गाड़ी होती है या उनके पास कार्स वगैरह होती है, तो उसके नीचे कैसे धागा बांधते हैं और खींचते हुए लेके चले जाते हैं। तो वो फोर्स किस पे लगा रहे हैं? धागे के ऊपर लगा रहे हैं, जबकि कार नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये बात सबने किया होगा या सबने देखा होगा। तो अगर मैं इधर की तरफ फोर्स लगाऊं और हमारा ऑब्जेक्ट इधर की तरफ क्या हो, डिस्प्लेस करे, कुछ समय बाद ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच जाएगा, हमारा मास m। तो हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल बनेगा जिसको हम क्या कह देंगे? थीटा। तो बेसिकली वर्क क्या होगा? वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ F डॉट S भी कह सकते हैं, कई कई जगह पे इसको ds भी लिख सकते हैं। तो हम ये कहते हैं F डॉट S cos थीटा। ठीक है, अब फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी, बट हमारा जो वर्क है, वर्क कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर। कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होगी। सर क्यों स्केलर क्वांटिटी होगी? देखो, सिंपल सी बात, ये मैंने वेक्टर में भी आपको बता रखी है कि जब हम किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो मिलने वाली क्वांटिटी क्या होती है? हमें स्केलर मिलती है। तो वर्क हमारा कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत? छोटी छोटी बातें और जान लें। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। ठीक, और सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। ठीक है, यहां तक बातें सबको समझ गई? अगर एक तरीके से हम इसको और देखें, मतलब एक नया तरीका, एंगल देखें 11th क्लास वाला फैक्टर, तो देखो सर ये वाला जो F लग रहा है ये रिजल्टेंट कह सकते हैं? अरे बोलो हाँ या ना। अगर मैं ये कहूं कि सर ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है ये हमारा y एक्सिस है, ये वाला हमारा x एक्सिस है। ठीक, तो ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, इसके बीच में रिजल्टेंट जा रहा है, तो जिधर एंगल उधर कॉस, तो इस वाले साइड को हम क्या कह सकते हैं? F cos थीटा। जिधर एंगल नहीं उधर F sin थीटा कह सकते हैं ना। तो बॉडी मूव किधर कर रही है? F cos थीटा के ही तो तरफ कर रही है, F sin थीटा की तरफ तो नहीं ना कर रही है। तो F cos थीटा की तरफ जब बॉडी हमारी मूव कर रही है तो F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, टोटल वैल्यू वर्क की क्या मिल गई? Fs cos थीटा। बोलो समझ में आई ये बात? तो टोटल हमारे जो वर्क की वैल्यू मिली हमको क्या मिल गई? F डॉट S cos थीटा। कई किताबों में आपको इस तरीके से भी लिखेगा, वर्क इज इक्वल टू F डॉट ds cos थीटा भी लिखा रहेगा। देखो
इसका मतलब क्या होता है, ds cos थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज भी होते हैं, ये थीटा क्या है। ध्यान से सुनो, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। अगर सर थीटा वेरी करता जाएगा तो क्या हमारा वर्क भी वेरी करता जाएगा, बिल्कुल करेगा। आओ देखते हैं कैसे। केस नंबर 1, ये देखो बगल वाली क्लास में सर कह रहे हैं मारेंगे गिरा के, आज उनका बर्थडे है। इफ अगर हम थीटा की वैल्यू यहां पे क्या ले लें, 0 डिग्री, ठीक, तो हम सब जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, सही है। तो यहां वर्क की वैल्यू क्या लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस 0। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस इंटू 1। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। बोलो हाँ या ना, एकदम सही बात। चमका या नहीं चमका, सबको समझ में आई बात, पक्का। इसको कहते हैं हम मैक्सिमम वर्क। ये हमारा वर्क कैसा हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम वर्क। ठीक है बच्चों, अगला केस, बहुत बढ़िया, केस नंबर 2। केस नंबर 2, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस हमसे कहता है कि इफ अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लें, तो सर cos 90 डिग्री की वैल्यू तो 0 होती है। तो सर इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा, देन वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस 90 डिग्री। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस इंटू 0। तो वर्क इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा वर्क होगा वो कैसा होगा, 90 डिग्री पे 0 होगा। इसी को कहते हैं बच्चों जीरो वर्क। इसी को क्या कहते हैं, जीरो वर्क, जीरो वर्क। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। आगे चलें, बहुत बढ़िया। यहां तक सभी को समझ में आ गया ना, पक्का। बहुत कम टाइम में हम भी रखेंगे, मतलब धीरे धीरे हम पार्ट वाइज में लेक्चर लाएंगे। एक लेक्चर के अंदर वर्क को खत्म करेंगे, उसके कुछ प्रॉब्लम करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम आएंगे एनर्जी, कंजर्वेटिव एनर्जी और कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम एनर्जी लेकर आएंगे 2 वीडियो में, फिर उसके बाद एक वीडियो में पावर लेकर। मोस्टली 3 से 4 लेक्चर, मैक्सिमम 5 लेक्चर में मैं इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा और एक वीडियो लाऊंगा 30 क्वेश्चंस का जेईई मेंस का पीवाईक्यू, ठीक, और 30 क्वेश्चन करूंगा नीट का पीवाईक्यू। तो कंपटीशन हूं एकेडमी। देखो ये मैं 11th की तरह पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ड्रॉपर वाला भी इसको देख सकता है। जिसको बेसिक से वर्क के बारे में कुछ नहीं पता है वो ये लेक्चर जरूर देख ले, ठीक। चल अगला केस, बहुत बकैती नहीं करेंगे, क्लास में तो करते हैं, क्लास में 20 मिनट पढ़ाते हैं। अगला क्या है, केस नंबर 3। चलो अगला केस कहता है कि इफ अगर हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लें, तो हम सब जानते हैं cos 180 की वैल्यू होती -1। तो यहां पे वैल्यू रख दें, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस 180 डिग्री। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस इंटू -1। तो वर्क इज इक्वल टू -f डॉट एस। बोलो हाँ या ना, चमका या नहीं चमका। अरे सर बहुत मज़ा आ रहा है, अरे मज़ा आ रहा है ना सबको। तो इसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव वर्क। क्या कहेंगे, निगेटिव वर्क। कोई दिक्कत, नो समस्या। इसको अपन क्या कहेंगे बच्चों, निगेटिव वर्क कहेंगे। बहुत आसान बात। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि हमारे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होगा ml² t-2। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। एक बार ये नीट में पूछ चुका है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा
ज़रूरी है, नीट में पूछा था तो इसको एकदम आप लोग अपने दिमाग में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, समझ में आ गई। क्या मैं एक नोट और बताऊं? बोलो, बहुत ध्यान से समझना। मैं एक नोट और बता देता हूं, नोट करके इसको लिख लेना कहीं पे इसी में। नोट, एक अर्ग का मतलब, देखो यहां मैंने आप लोग को बताया ना कि एसआई यूनिट जूल होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो एक अर्ग में एक डायन इंटू 1 सेंटीमीटर को एक अर्ग कहते हैं। मतलब एक डायन, अच्छा डायन क्या है? न्यूटन की छोटी यूनिट, मतलब हमारे फोर्स की सीजीएस यूनिट। सेंटीमीटर क्या है? हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की छोटी यूनिट। ठीक है, समझ में आया भाई सबको यहां तक? चलो आगे चलें, सही है ना? चलो अगला हेडिंग कहता है हमसे रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। जूल और अर्ग के बीच में क्या रिलेशन है, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे क्लास के, हमारे व्यूअर्स जो भी 11th का बच्चा देख रहा है, क्लास 11th का बच्चा, उस 11th के बच्चे के लिए ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके स्कूल में एक आध नंबर में ये चीज़ पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना कि एक जूल क्या कह रहा है? 1 जूल का मतलब क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है, सही है। तो इसमें अर्ग वाला रिलेशन डालो, 10⁵ डायन इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये आपको क्या देगा? बेस सेम पावर ऐड, तो मिल जाएगा 10⁷ अर्ग। तो याद रखिएगा कि एक जूल वर्ग में 10⁷ अर्ग की हमारी क्या होती है? एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सर, मजा आ रहा है। धीरे धीरे पढ़ो भाई, धीरे धीरे समझ में आएगा, सही है ना भाई? आगे चलें, चलो नेक्स्ट। अरे यार स्लाइड बहुत तेज भागता है इसमें, खिसक के नीचे चला गया। ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। क्यों होता है मैं ये बताऊंगा अभी। याद क्या कह रहा है? वर्क डन इन द टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या है? देखो रेक्टेंगुलर भी गया तेल लेने, कंपोनेंट का मतलब समझो आप लोग। किसका मतलब समझो? कंपोनेंट का। कंपोनेंट का मतलब ये है, कंपोनेंट हमसे ये कहता है, कंपोनेंट का मतलब टुकड़े होते हैं, टुकड़ा। अगर मैं ये कहूँ कि इस पेन का 10 कंपोनेंट कर दो, तो मतलब इस पेन के 10 टुकड़े कर दिए गए। तो हमारे पास किन जगहों पे टुकड़ों की बात की जाती है? सर हम तो यहाँ पे 3 जगह के टुकड़ों के हम लोगों ने बात की है वेक्टर में। सर कैसे? 3 टुकड़ा बोले तो 3 अलग अलग डायरेक्शन की बात की है। 3 अलग अलग डायरेक्शन का मतलब 3 अलग अलग एक्सिस की बात की है सर। मतलब आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात कर रहे हो क्या? बिल्कुल सही बात। और इस एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं? आई कैप। इस वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं? जे कैप। और इसको क्या कहते हैं? के कैप। सही बात समझ में? तो अगर मैं ये कहूं कि फोर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया सर। डिस्प्लेसमेंट को भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, एस एक्स आई कैप प्लस सॉरी एस एस वाई जे कैप। मतलब ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट प्लस एस जेड के कैप। देख लो बाबा, पार्टी की तैयारी चल रही है और हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, यही होता है हमारे साथ। ठीक, तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट अब करा दें तब पार्टियाँ तो लेबे करेंगे हम, ऐसा थोड़ी कि छोड़ देंगे, नहीं तो सैलरी ना काट देंगे।
500 रुपया काट देंगे सैलरी में से, क्या बिरयानी का। ठीक, तो अब इसको डॉट प्रोडक्ट करा दे तो क्या मिलेगा, सुनना भैया, फोर्स की वैल्यू उठा के रख दीजिए, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट, डॉट का सिंबल डॉट रखा, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। सही है, तो बच्चा जानता है आई का आई के साथ डॉट कराएंगे 1, जे का जे के साथ डॉट कराएंगे 1 और के का के साथ डॉट कराएंगे 1। अरे सर ऐसा तो कुछ पढ़े थे, हाँ वेक्टर में पढ़े थे, याद कर लो, थोड़ा बहुत जो स्कूलों में पढ़े हो याद करो। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1, तो हमको यहाँ क्या मिल जाता है, वेक्टर की वैल्यू मिल गई। अब इसको उठा के रख दो तो आपको टोटल वर्क क्या मिल गया, देखो, तो वर्क इज इक्वल टू एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। तो ये आपको वर्क की वैल्यू मिल गई, डायरेक्ट वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पे आप डायरेक्ट रखा करिए, डायरेक्ट चीज़ों को डायरेक्ट रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। सही है, क्योंकि हम पहले ही कर लिए ना, आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट, के का कंपोनेंट आपस में 1 हो गए, तो वो कंपोनेंट यूनिट वेक्टर फॉर्म हट गया हमारा, सीधा फोर्स डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई, फोर्स डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, रिदम में चीजें पाते चले जाएंगे। बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अरे समझ में आया नहीं आया, सही है ना भाई, एकदम सही जा रहा है। ये सामने मेरे बच्चे बैठे हैं, इस बार मैं बहुत जुगाड़ से लेक्चर बना रहा हूँ, हमको बैकअप देना था। ठीक है, तो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कैमरा कनेक्ट कर दिया है स्मार्ट बोर्ड से, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं और मैं लेक्चर बना रहा हूँ, इनका बैकअप हो रहा है, मेरा भी काम हो रहा है। एक टाइम पे मैं अपने वर्क और एनर्जी दोनों को यूटिलाइज कर रहा हूँ, कम टाइम। तो अगला फोर्स आता है वर्क, अगला टॉपिक आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सर इसका क्या मतलब है वेरिएबल का, सुनो मेरी बात, इसी टॉपिक के लिए छोटी सी बात हम छुपा के रखे थे। क्या छुपाए थे हम, सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना मुन्ना, एकदम ध्यान सुनना। ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है F.ds, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होगा जब हमारा फोर्स कांस्टेंट होगा। बोलो हाँ या ना, जब हमारा फोर्स कांस्टेंट होगा तभी हम F.ds cos थीटा का फॉर्मूला रख सकते हैं। अदरवाइज अगर फोर्स बदल रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा होगा या फोर्स वेरी कर रहा होगा, तब हम इस फॉर्मूले को नहीं रख सकते। समझ में आई? तब हमको जिस चीज के लिए फॉर्मूला चाहिए वो यहां से हमको मिलेगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जैसे समझिएगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, चलो इधर देखते हैं। देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये हमारा वाई एक्सिस होगा, इसे हम कहते हैं हमारा एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारा वर्क कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो ये हमारा इनिशियल, ये हमारा फाइनल। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मुझे कलर लेना चाहिए था, ये पीला पीला, इनिशियल फाइनल, मतलब 2 पॉइंट पे वर्क हो रहा है भाई। ये कोई एक्सआई इनिशियल वर्क, ये हमारा किसी एक्सएफ फाइनल वर्क। कोई दिक्कत? जो वाई एक्सिस होती है वो किसकी एक्सिस होती है, फोर्स की एक्सिस होती है, ठीक, और एक्स एक्सिस हमारी डिस्प्लेसमेंट की एक्सिस होती है। तो इसका जो एरिया होता है यही आपको क्या देगा, वर्क देगा। समझ में आया? तो इसमें बेसिकली जो फॉर्मूला लगेगा वर्क का, उसमें अब घुसेगा यहां पे इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू, कहां से लेंगे भैया, लिमिट कहां से लेंगे, किसी चेंज एक्स से लिमिट 0 से लेके समेशन ऑफ एक्सआई एक्सएफ एफ इंटू डेल्टा एक्स। इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। यहां पे क्या हो जाएगा आपका, एक्स आई से एक्स एफ तक। समझ में आया? तो यही जो फॉर्मूला है
वेरिएबल वर्क का है, आपको आपका डिस्प्लेसमेंट वेरी करता हुआ दिखेगा, आपका फोर्स आपको बदलता हुआ दिखेगा, तब आप लिमिट रखेंगे। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन में, तुरंत धड़ाधड़ क्या रखना स्टार्ट करेंगे लिमिट रखना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमें क्या देगा, एरिया, यहां एक छोटा सा स्टेटमेंट है, आप जरूर लिख लीजिएगा, एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व। इसको क्या कहेंगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया का ये कर्व है, जिसका एरिया आपको, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया आपको क्या देगा, वर्क देगा। अरे समझ में आई नहीं बात, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है सर, धीरे 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 सब आ रहा है सर, बहुत मजा आ गया सर, बहुत मजा आ रहा है। सवाल ववाल करवाएंगे एक दो ठो, अभी कराएं, चिंता डोंट चिंता, आई एम जिंदा। ठीक है, मर हो जाएंगे तो चिंता लेना। अगला केस, एक बेहतरीन सी बात कर ले, क्या है, व्हेन फोर्स इज वेरी विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द वर्क डन। क्या होगा, अगर फोर्स हमारा वेरी कर रहा है तो वर्क कैसा होगा, अरे सर कुछ नहीं होगा, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, या डी एस ले लीजिए, डी एस कॉस थीटा, जिसको थीटा की वैल्यू 0 ले लें तो लिमिट किसी S1 से किसी S2 तक लेंगे, एफ डॉट डी एस लिमिट किसी S1 से लिमिट किसी S2 तक जाएगी। भाई यही होगा और क्या, एकदम लूलू सा सवाल है, समझ में आया नहीं आया, यहाँ तक एकदम बातें सभी बच्चा लोगों को क्लियर है। वर्क का जितना कॉन्सेप्ट है भाई मैं यहाँ बताता चला जा रहा हूँ। एक चुन्नी सा सवाल ले लीजिए, चलिए आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, अ गार्डनर पुश अ लॉन रोलर। पहले देखो, जब क्वेश्चन आए तुरंत पॉज करो, सवाल खुद से ट्राई करो, नहीं आए तो मेरे साथ आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो अब किसी भी बच्चे को अगर सवाल लगाना नहीं आता है तो मैं उसको ट्रिक सिखाता हूँ, बहुत आसान। देखो 11th वाले बच्चों के लिए तो बहुत आराम है, बहुत धीरे 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 करो, बाकी अपन सब करेंगे। देखो, अ गार्डनर पुश अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, मतलब गार्डनर समझ लो ना, क्रिकेट पिच पर रोलर घुमा रहा है, कितना 20 मीटर ले गया। इफ ही अप्लाइड द फोर्स 20 kg वेट, अब देख लो यहाँ पे जो हमको फोर्स दिया है वो वेट के टर्म में दिया है, वेट के टर्म में, इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड 60 डिग्री। तो फोर्स से डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो थीटा मतलब एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है ग्राउंड से। अरे ग्राउंडेस बनेगा, ग्राउंड में रोलर दौड़ा रहा है, आसमान में तो दौड़ा नहीं रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय हिम, वो कितना वर्क कर रहा है ये बताना है। तो सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो होना चाहिए गिवन लिखने का, कि देखो माल मसाला दिया क्या क्या है। सोल्यूशन गिवन, गिवन में क्या दे रखा है, सर 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 हमको सबसे पहले फोर्स दे रखा है, तो लिख लीजिए फोर्स बराबर 20 kg वेट, kg। अच्छा, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दो, वेट में दिया और कह रहा है कि जी की वैल्यू 9.8 लेनी है आपको, तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, क्या हो जाएगा 20 इंटू 9.8 बराबर आप, ठीक, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है कितना 20 मीटर, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी 60, अबे रख देना, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस 60 डिग्री, सही है। कॉस 60 की वैल्यू आप सबको पता है, ये हो गया आपका 20 इंटू 9.8 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितना 1/2 मतलब 0.5। फाइनल आंसर इज 1960 जूल, इतना वर्क आया आपका। यही आपका क्या है बच्चा, आंसर। आसान सा सवाल, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल था ये, ठीक है। आगे चलें, कोई दिक्कत, ऊपर की तरफ हमने पूरी थ्योरी इसको कर रखा है, नीचे सिर्फ सवाल सवाल करा रहे हैं, ठीक है। ऊपर देख लो सब एक एक सारी चीजें जो मैंने थ्योरी पढ़ाई सिर्फ उसी से रिलेटेड का मैं अभी सवाल करा रहा हूं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, चलो। अरे सर ये तो वेक्टर फॉर्म में दे दिया है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई, डॉट प्रोडक्ट कराओ, डॉट प्रोडक्ट कराओ, खत्म करो। देखो कैसे, क्या कह रहा है सवाल आपसे, अब फोर्स F, मतलब फोर्स आपको दे रखा है गिवन में, फोर्स कितना दिया है I कैप प्लस 5J कैप प्लस 7K कैप प्लस 7K कैप, यही दे रखा है।
डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो रहा है 6i कैप प्लस 9k कैप। अरे सर इसमें तो j कैप का कंपोनेंट है मिक्स गायब है, कुछ नहीं करना, कुछ मत करो, कुछ मत करो, हम बता रहे हैं कुछ नहीं, नो डरना। ऐसे ले लीजिए 0j कैप कर दीजिए प्लस 9k कैप, हो गया तीनों तीनों। चलो तो डॉट करा दो, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यही रहेगा। फोर्स कितना है I प्लस 5j प्लस 7k डॉट 6i कैप प्लस 0j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, I का I के साथ डॉट कराइए, J का J के साथ डॉट कराइए और K का K के साथ डॉट कराइए। I डॉट I 1 मतलब 6 1 जा 6, अरे बोलो हाँ ना, 6 1 जा 6। J का कितना आ जाएगा 5 आएगा, अरे बोल भाई 5 का 0 से कराएगा कितना आएगा 0 प्लस 0 7 इंटू 9, 9 7 जाए, अरे बोलबो भैया तुम ही लोग पूछ रहे हैं, 9 7 जा 63, 63 बस उठा के रख दे, कितना हो गया 69। अरे गजब 69 आ गया। समझ रहे हो ना 69 लकी नंबर, इतना बहुत आराम है सब लोग। तो 69 क्या है, अबे जूल, 69 जूल हमारा वर्क आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉज करके। एक वेरिएबल फोर्स पे सवाल कर लें सर, बिल्कुल कर लें, एक क्या दो करा दीजिए हमको। अब एक सवाल करते हैं वेरिएबल वाले पे इंटीग्रेशन करा के। चलो चलो भैया, अब ये हमसे सवाल क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 से 5। एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पे रखा है 0 से 5, 0 से 5, 0 से 5 जा रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। मतलब किसके रिस्पेक्ट में, फोर्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इन्फ्लुएंस किसका है, फोर्स का इन्फ्लुएंस है। जो दे रखा है 7 माइनस 2x प्लस 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे इधर से देख लो चाहे ऐसे देख लो, बात वही। फाइंड द वर्क, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो देखो हमें वर्क निकालना है ना, तो वर्क इज इक्वल टू लगाइए इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 0 से 5, कहां से कहां तक, f डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से 5। ठीक है, रख दीजिए 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ओके, इंटू dx रख दीजिए भैया आप। 7x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, वही कर रहा हूं। अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता बेसिक मैथ वाले लेक्चर्स देख लेगा। फिर बीच में क्या है, प्लस है, तो यहां प्लस लगा दिया, 3x क्यूब बाई 3, बोल भाई यही मिला, क्या मिल जाएगा 7x माइनस एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, सही है। लिमिट 0 से 5 उठा के रख दीजिए, कितना बचा, 5 की वैल्यू यहाँ 7 पंजे 35, ये वाली उठा के यहाँ रख दीजिए, कितना आ गया 35 माइनस 25 प्लस 125 बराबर 135 जूल, यही आंसर है भाई। ठीक है, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन करना है आपको, बस बहुत सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत, इससे ज्यादा वर्क में सवाल ही नहीं आता। तुम चाहे नीट वीट में चले जाओ, हाँ जेई में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है, लेकिन प्रोसीजर यही है, नीट में तो इससे ज्यादा आता ही नहीं। ठीक है बच्चा, आगे चलें, एक सवाल और करते हैं। सवाल क्या कह रहा है हमसे, अ फोर्स ऑफ 6xi कैप प्लस 2ij कैप डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम पाई 1 इज इक्वल टू इतना एंड पाई 2 इज इक्वल टू इतना।
नाम दिया है फाइंड द वर्क, फिर से इंटीग्रेट कर लो। सर फोर्स तो आपने दे रखा है, फोर्स कितना दे रखा है 6xi कैप प्लस 2yj कैप, ठीक है सही है ना। तो फटाफट रखिए यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसी S1 से S2 की तरफ जाएंगे, S1 से S2 की तरफ, इसको S1 S2 कर लो, S1 ये S2 तुम्हारे लिए आसान रहेगा, ठीक है S1 S2 मिस टाइप हो गया। तो F डॉट डी एस बराबर इंटीग्रेशन S1 से S2 तक F डॉट डी एक्स को ही तो करेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, इसी तरह इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू की वैल्यू सॉरी ये वैल्यू उठा के यहाँ रखते जाइए। वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S1 से S2 6xi कैप प्लस 2yj कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप। मुझे यहाँ एक स्लाइड की ज़रूरत और है, वेट मिनट, मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड लगा दूँ, ठीक है एक सेकेंड। एक सेकेंड, कहाँ तक हम लोग पहुंचे, यहाँ तक। अब बाकी प्रोसीजर यहाँ करें। वर्क इज इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक की लगेगी 3 से 5, 3 से 5 गर्मी लगने लग गई, 6x dx प्लस इंटीग्रेशन, फिर उसमें 8 से -4 2y dy, तो 3x स्क्वायर लिमिट 3 से 5 प्लस y 8 से -4, ये y अंदर स्क्वायर होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 के मल्टीप्लाई 75 माइनस 27 प्लस 16 माइनस 64, तो अरे ये तो ले दे के 0 ही आ जाएगा, 0 जूल। तो हमारा नेट वर्क कितना हो गया इस वाले सवाल में 0 जूल। तो स्टार्टिंग से है, पूरा आप नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा आई होप सभी लोगों को। वर्क कोई दिक्कत, वर्क की कहानी यहाँ पे ख़त्म, इससे ज़्यादा वर्क हमारे सिलेबस में है ही नहीं। समझ आ रही है बात बच्चों? सिंपल सिंपल सा वर्क लेके के चला, इतना ही वर्क है बस हमारे पास, इससे ज़्यादा वर्क नहीं है, ठीक। आइए अब एक छोटा सा 2 बातें और पढ़ लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास एनर्जी लेके आऊँगा। क्या कहता है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। देखो कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो हमारे पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब सर पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट्स पे लगने वाला फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब यहां से सैटर्न तक लग रहा है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसको कहते हैं कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव करता है जो हमारे पाथ पे डिपेंड करता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स। चलेंगे ही नहीं तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस के एग्जांपल है जो कुछ कंजर्वेटिव के हैं, कुछ नॉन कंजर्वेटिव के हैं, कुछ पाथ पे डिपेंड करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक चार्ज यहाँ रखा है एक चार्ज वहां रखा है, कोई मतलब ही नहीं है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कंजर्वेटिव फोर्स है। सही है, समझ में आई आपको बात? लेक्चर अच्छा लगा? ठीक, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में एनर्जी के साथ, ठीक। तब तक के लिए ओके बाय।